बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन अता तारड़ साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें उन्होंने कहा कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद फराहम कर दिए गए हैं 9 मई के हवाले से और जल्द फैसला हो जाएगा। और उन्होंने एक तवील दौरानिए की वीडियोज़ भी जारी की 9 मई के हवाले से, और ये उस मुतालबे पर जारी की गई हैं जो इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कहती रही है कि ये वीडियोस कहाँ हैं, सबूत कहाँ हैं, शवाहिद सामने लाएं। तो इन वीडियोस के अंदर नया क्या नज़र आया, आज हम इस पर बात करेंगे। और 18 माह गुजर गए हैं, अब तक इतने ठोस सबूत क्यों ना पेश कर पाई हुकूमत कि इस मामले के हवाले से कोई हतमी राय अदालतों के अंदर कायम हो जाती या कोई हतमी नतीजा हमें नज़र आ जाता। फिर इनमें से बहुत सी वीडियोज़ ऐसी हैं जो हुकूमत या CCTV फुटेजेस नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने या जो लोग उधर मौजूद थे 9 मई के दिन के हवाले से उन्होंने बनाई। ये फिर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई और फिर शवाहिद के तौर पर हुकूमत ने इन वीडियोस को वहाँ से अपने शवाहिद के अंदर शामिल कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ वीडियोस का मुतालबा करती है, उनके रहनुमा मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं। लेकिन असल मामला ये है कि ये जो वीडियोज़ हैं इनका लिंक और उन लोगों का लिंक जो इन पुरतशद्दुद वाक़यात के अंदर मुलव्वस थे वो इमरान खान के साथ जोड़ना है कि इमरान खान ने ये अहकामात दिए थे और उस बुनियाद पर यह तमाम तर सूरत हाल हमने देखी जिसमें कौमी तनसीबात पर शरपसंदों की जानिब से हमले किए गए, उनको नुकसान पहुँचाया गया। अब PTI का रिस्पॉन्स इस पर सामने आया है। शेख वक्कास अकरम साहब ने कहा है कि ये वीडियोज़ एडिटेड हैं, बहुत सी वीडियोज़ को स्टार्ट किसी और वीडियो का है, इख्तिताम किसी और वीडियो का है, एडिट करते हुए भी अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, और ऐसे बयानात उनकी जानिब से सामने आए हैं। कुछ सवालात मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पूछते रहते हैं। उनमें से एक ये है कि उनकी जानिब से मुतालबा किया जाता है कि जिस दिन इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते की वीडियो कहाँ है। फिर यह भी कहा जाता है कि जिना हाउस की अंदरूनी CCTV फुटेजेस भी कहाँ हैं, वो भी सामने लाई जाएं। फिर ये भी कुछ लोगों की जानिब से मुतालबा किया जाता है, वो कहते हैं कि अगर इन CCTV फुटेजेस के अंदर वो लोग भी नज़र आ गए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ला ताल्लुकी का इजहार किया है तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और फिर अता तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा गया कि बानी PTI बताएं कि क्या यास्मीन राशिद, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, मुराद सईद उनकी जमात के अरकान नहीं हैं। और उसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि ये लोग कहते हैं कि हमने ये नहीं किया, अगर इन्होंने नहीं किया तो फिर क्या जिन्होंने किया है। फिर एक और अहम मामला था एक ख़त के हवाले से जो कि बरतानिया में लिखा गया था उनके जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनकी जानिब से। तो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लीमी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतल्लिक़ लिखे गए बरतानवी अरकान असम्बली के ख़त पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से इमरान खान की फ़ौजी ट्रायल से मुतल्लिक़ कोई इशारे नहीं मिले। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट का जो इंट्रोड्यूस देते हैं नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब, साकिब बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार वरसत मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, ये अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने नहीं किया तो क्या ये जिन्होंने किया है। एक बार फिर से क्यों 9 मई की गूंज हमें दोबारा से सुनाई दे रही है और हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तवील और उसमें फिर शवाहिद भी एक तवील सतह पर पेश किए गए। ये गूंज आपको बार बार सुनाई देगी, हर दफ़ा सुनाई देगी। और अगर आपको याद हो तो जब भी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अमेरिका ने कोई नया इक़दाम लेना होता था ना, तो उसामा बिन लादेन की एक छोटा सा वो आ जाता था, क्लिप आ जाता था। वो गार में बैठा हुआ है, उसके हाथ पे लालटेन है, कभी उसके बंदूक इधर दिखाई जाती थी। तो बाबा एक ही दफ़ा दिखा दो ना सारा कुछ, नहीं दिखाया उन्होंने। और आखिरी दम तक, और उस तक पता नहीं उसामा बिन लादेन कहाँ था, किधर था, क्या नहीं था। ये टेक्नोलॉजी का दौर है और इसमें आपको कुछ पता नहीं चल सकता कि ये कहाँ पे बात हुई, कैसे बात हुई। अच्छा, जो 9 मई की बात है ना, वो ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए है कि ये वाकई हमला होता है और हमें बड़ी संजीदगी से हमारी फ़ौज बताती है, DG ISPR बताते हैं कि ये आपने किया है और आपने बहुत गलत किया है। अच्छा, अब उसके ऊपर केस बनना, हालात इधर उधर जाने, वो अपनी जगह पे है, वो चल रहा है और उसमें कई किस्म की हिचेज आ रही हैं। फिर मिलिट्री ट्रायल का भी हमने सुना। जो असल बात है ना वो ये है कि अब 9 मई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान एक ऐसी दरार बन गया है, एक ऐसी मुसीबत आ गई है
कि उसको पाटना और उसके ऊपर पार जाना कम से कम इस वक्त नजर आ रहा है कि पीटीआई के बस की बात नहीं है। अब ये इस्तारा बन गया है, वो जिस तरह वाटरलू बन गया था नेपोलियन बोनापार्ट के लिए, तो वो तो चलेगा, तो गूंज तो आपको ये बार बार सुनाई देगी। अब आते हैं कि ये गूंज क्या खत्म हो सकती है? क्या 9 मई के ये जो सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी है, ये जो तलवार लटक रही है, क्या पीटीआई के यानी सर से उतर सकती है? बिल्कुल उतर सकती है। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको हवाला दूंगा DGISPR की वो 2-3 जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं जिसमें उन्होंने बताया कि अगर पीटीआई और इमरान खान जो हैं वो दिल से माफी मांगते हैं, अनकंडीशनल माफी मांगते हैं, और उसके बाद अपने रवैये को और इस इंतशार की सियासत को खत्म करने के लिए हमें गारंटी देते हैं, तो माफी मिल सकती है। अगर आपको याद हो तो उन दिनों में हमने अपने प्रोग्रामों में और यानी बहुत सारी यानी इसी मौजूआत पे हमने बात की थी कि आपके पास सीधी सीधी सी चॉइस है, आपके पास चॉइस है, आप उस चॉइस को एक्सरसाइज करें कि ना करें। अब यह कि एहतजाज जो ही आया, तारड़ साहब आ गए, तो हुकूमत जो है वो तो इसको ट्रंप के कार्ड पे इस्तेमाल करेगी, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही कि ये मामला सियासी नहीं है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ये 9 मई और 10 मई ये 2 दिन की बात है, ये मामला सियासी नहीं है, ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ये मामला सीधा सीधा सा फौज के खिलाफ जाता है। ये मामला ऐसा मामला है जिसके बारे में निहायत संजीदगी से इस पे गौर करके तो कुछ इक़दामात लिए गए हुए हैं। अब आप पे है कि आप इसका क्या कर, अगर आपका ख्याल है कि आप इसके बाईपास करके कोई एहतजाज का रास्ता, कोई मुज़ाकरात का रास्ता, कोई हिसाब किताब कर लेंगे, जो शवाहिद नजर आ रहे हैं, जो कराइन नजर आ रहे हैं, जो सबूत हमें मिल रहे हैं, उसमें यह है कि इससे छुटकारा नहीं है। लिहाजा ये गूंज तो सुनाई देगी। अब यह है कि पीटीआई इस पे अमल करती है कि नहीं। क्या उन्होंने सोच लिया है कि इसको इसी तरह से ये टसल जो है कि हम इसके बगैर भी हमारी जो है ना वो पार्टी जिंदा रहेगी, हमारा एहतजाज होता रहेगा, हम ये करेंगे, जल से जुलूस करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये आपके ऊपर है। मेरे ख्याल में अगर आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है तो पाकिस्तान के कवानीन, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के सियासत करने के तरीके, उसलूब, इनको अपनाना पड़ेगा। और ये जो है ना कि IMF से मदद लेनी, यानी बरतानिया की हुकूमत से मदद लेनी, उधर से कांग्रेसमैन US के लिख रहे हैं, करते रहिए, इससे और कुछ नहीं हो रहा। आपकी और मेरी, हमारे मुल्क की जग हसाई हो रही है। साहब ये फरमाइएगा, इसमें ये चीज फरमाइएगा कि आप जहां पर कहते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले, अब पाकिस्तान के अंदर मामला यह है कि एक जानिब हुकूमत CCTV फुटेज जारी करती है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले कहते हैं हम नहीं इसको मानते, और फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले भी मुतालबा करते हैं कि कुछ CCTV फुटेजेस हमारी मर्जी की भी लाएं, कि फलां जगह की भी लाएं, कुछ हम भी कुछ चाह रहे हैं देखने को, तो वो हुकूमत भी नहीं लाती। तो दोनों सतह पर इसको सिर्फ सियासी सतह पर देखा जा रहा है, हुकूमत भी इसको सिर्फ सियासी ऐनक से देख रही है। वो इसलिए देख रही है कि उनको सूट करता है। अगर वो सीधा सीधा सा सियासत के यानी अमल में होते तो ये हुकूमत बनती ही नहीं। वो जो 8 फरवरी को हुआ, जो इलेक्शन में रिजल्ट्स थे, ये बनती ही नहीं। 9 फरवरी को जो रिजल्ट इधर उधर हुए, इस हुकूमत का तो वजूद ही ना होता। तो जिस हुकूमत का वजूद इस बेसिस पर है कि जिसमें शक व शुबहात हैं, उनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में, मेरा तज्जिया ये कहता है कि यह हुकूमत इसी तरह चलती रहेगी, 9 मई की गूंज आपको सुनाई देती रहेगी, और जब तक अडियाला से या पार्टी के जो रहनुमा हैं, जो बज़ाहिर नज़र आते हैं रहनुमा हैं, वो संजीदगी से इस मसले पर नहीं देखेंगे कि क्या आपने खान को रिहा कराना है कि नहीं, और उसको रिहा कराने का वाहिद तरीका जो नज़र आ रहा है वो यही है कि जो हालात कह रहे हैं, मसलन 9 मई का कम से कम ये जो सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी है, इसको तो हटाएं अपने सर से। राइट। अगर आप इसको नहीं हटाना चाहते तो इसका मतलब है कि आपने आडा लगाना है। आपने आडा लगाना है तो वो आप लगाए रखिए, इसी तरह के एहतजाज करते रहिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। राइट। राव साहब, आपको क्या लगता है ये जो फुटेजेस कल दिखाई गई हैं, ये अब अदालत के अंदर भी अता तारड़ साहब कह रहे हैं हमने पेश कर दी हैं, तो ये इनफ होगा इस मामले की संजीदगी को लेकर, या ये भी एक मौक़िफ़ के तौर पर जब दिल करता है हुकूमत का तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने ले आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है हुकूमत की संजीदगी इसमें?
मेरा ख्याल है जो दो अहम फरीक हैं इसमें, वो तो 9 मई से बहुत आगे निकल गए हैं। ये वाक़या सानहा अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन आप देखते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है या इमरान खान है, ये जब हुकूमत की तरफ से बयान आता है तो कोई रिएक्ट कर देते हैं PTI वाले, वरना उधर दोनों तरफ से अभी तक कोई ऐसी बात बड़े अरसे से मैं सुन नहीं रहा कि कोई बात की गई हो उधर से और इधर से कोई जवाब दिया गया उसका। तो ये मामला मेरा ख्याल है उससे कोई ये कंटेंशन अब उस तरह से नहीं रही कि शायद कुछ और चीज़ें उसमें आ गई हैं या वो कंटेंशन हो गई है। जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक है, इस हवाले से कोई दो राय नहीं है। इस साने के हवाले से जिन पे इल्ज़ाम है वो भी उसकी तहकीकात और उसके फ्री ट्रायल और कैफरे किरदार तक पहुँचाने की बात करते जो भी उसमें मुलव्वस हैं। मोडेलिटीज़ कैसे होंगी, उसकी तय कैसे होगा, मुलव्वस कौन है, वो ट्रायल से होगा ऑब्वियसली और सबूतों से होगा। तो अगर 18 माह में कोई ऐसे सबूत पेश नहीं किए जा सके, कल जज साहब का जो फैसला था उसमें देखा, इमरान खान साहब की हद तक उनको मुलव्वस करने की हद तक उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा। उन्होंने कहा जी तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है इनके पास, जो कुछ मेरे सामने इन्होंने रखा है उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये कहा जाए कि इमरान खान साहब ने करवाया या वो मुलव्वस थे। एलिबाई फिर है जो होती है, वो कहते हैं जी मैं तो कस्टडी में था रेंजर्स की या नैब की जिस वक्त ये सारे इंसिडेंट्स वगैरह हुए हैं, उन्होंने बयानात दिए हैं, उनको आप लिंक कर लें। बात यह है कि ज़िम्मेदारों का ऐलान करना और ज़िम्मेदारों का तयन करना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ऐलान हम 1000 बार सुन चुके हैं और वीडियोज़ का भी सुन चुके हैं, वीडियोज़ आती भी हैं फिर चली जाती हैं, फिर खामोशी छा जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो ऐलान करते हैं हमारे वज़ीर साहब, कल जो उन्होंने ऐलान किया, एक नया ट्रेंड आया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहा, वो वीडियो पैगाम था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम उसको देते हैं, अकेले बैठते हैं, वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराते हैं, ना कोई जर्नलिस्ट होता है, और वो उसके बाद उसके फुटेजेस वगैरह दे देते हैं कि ये चलाएं आप बैठ के, और हम मेरा बयान साथ चलाएं और साथ ये टिकर चलाएं आप। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हुई? जिस इशू के ऊपर आप इतने कन्विंस्ड हैं, आपके पास CCTV फुटेज है, आप कहते हैं सबूतों के अंबार हैं, वो आप सहाफ़ियों के सामने बैठ के बात नहीं कर सकते। इतना आप में हिम्मत या हौसला नहीं है, या आपको इत्मीनान नहीं है अपने आप के ऊपर। आप सहाफ़ियों को बुलाएं ना, आप भले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिक्सिंग कर लें, जैसे अपने मनपसंद सहाफ़ी बुला लें जिनसे आपको है कि कोई क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो बात तो ज़रा करनी है, तगड़ी करके करें, मजाक तो ना बनाए ना इस चीज़ का। ये अब दूसरा मामला है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा या उधर होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में एक पड़ा है केस उसका। पहली बात ये, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल से कोई नहीं रोका, उन्होंने कहा ट्रायल आप करें, फैसला नहीं सुनाना। तो ट्रायल तो हो रहा है, ट्रायल होना भी चाहिए। दूसरी बात ये, अब आईनी बेंच आपने बना लिए, आपके पसंदीदा लोग आ गए, उनको कहें कि फैसला करें, इसका ख़त्म करें ये कज़िया। बयान देने से ये मसले हल होंगे इस तरह से? अगर ये कज़िया हल नहीं होता, इसको अगर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हुकूमत इसको मज़ीद मजाक बनाएगी इस चीज़ का, बजाय इसके कि एक सीरियस एफर्ट हो, सीरियस ट्रायल हो, जो भी ज़िम्मेदारान है उनको सज़ा दी जाए। अमेरिका का हम हवाला देते हैं, उन्होंने ट्रायल किया, सज़ा दी, टाइमली सारी चीज़ें की, उन्होंने सारे सबूत इकट्ठे करके उनके। आपकी प्रोसिक्यूशन क्या कर रही है, उससे भी तो पूछ लेना कभी बुला के। CCTV फुटेजेस और सबूत की बातें करते हैं, प्रोसिक्यूशन से तो पूछे। जज कहता है कि आपके पास कुछ है ही नहीं, आप कहते हैं जी हमने सारी साजिश पकड़ ली थी सारी, लेकिन उन्होंने पूछा ऊपर बताया था आपने कि साजिश पकड़ ली है? उन्होंने कहा जी ऊपर नहीं बताया हमने। तो फिर क्यों होने दिया भाई इसको? अगर आपको पता था पहले से, आपने साजिश भी पकड़ ली थी, तो फिर खामोश क्यों बैठे रहे आप? तो इसका मतलब आप भी मुलव्वस हैं। राइट, यू लेट इट हैपन, तो उसका कोई पर्पज़ होगा ना, अगर इफ़ यू लेट इट हैपन। तो इसलिए खुदारा ये सानहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसका मजाक ना बनाएं इस तरह से करके अपने सियासी मकासद के लिए। ये एक क्रिमिनल एक्ट हुआ है, उसको एज़ फौजदारी मुकदमे के तौर पे ट्रायल उसका उसी तरह से होना चाहिए। बयान देने से, TV पे फुटेजेस चलाने से, उससे ये मसला हल नहीं होगा। राइट। साकिब बशीर साहब, ये फरमाइएगा, ये 9 मई के केसेस किस स्टेज पर हैं इस वक्त मौजूद, और जिस किस्म की गुफ्तगू या प्रेस कॉन्फ्रेंस या खिताब जिस तरह राव साहब ने कहा कल हमने देखा, उसमें तो हुकूमत अदालतों से शिकवा कर रही है कि अदालतों पर डाल रही है कि वो हतमी सतह पर नहीं लेकर जा रहे इसको। केसेस जो है वो 13 केसेस हैं रावलपिंडी में, और वो GHQ हमला केस भी उसमें शामिल है। ये GHQ जो हमला केस है, एक केस, उसका ट्रायल जो है वो उस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है नेक्स्ट वीक तमाम मुल्ज़मान पर। बाकी 11 या 12 जो केसेस हैं उन पर आगे चलकर ट्रायल जो है वो आगे बढ़ेगा। अभी प्रोसिक्यूशन एक केस को आगे लेकर चलेगी। इन तमाम केसेस में जो इमरान खान साहब हैं और उनकी जो दीगर जो लीडरशिप है वो ज़मानतों पे है।
इसके अलावा जो लाहौर के केसेस हैं वहाँ पे भी जो ट्रायल शुरू हो रहे हैं, असल में टेक्निकली इशू ये होता है और लीगली भी कि जिस केस में ज़्यादा मुल्ज़मान हों, ज़्यादा गवाह हों, तो उस केस में जो ट्रायल है वो बहुत स्पीडी नहीं हो सकता। अदालतें अगरचे बहुत लंबी तारीखें भी नहीं दे रही, काफ़ी देर से हम देख रहे हैं लाहौर में भी और रावलपिंडी में भी, इसके बावजूद भी ट्रायल की वो स्पीड जो है वो नहीं हो रही। जो बात प्रोसिक्यूशन साइड पे है वो आप उसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि कल जो फैसला आया है लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का, मेरा ख्याल है वो मिसाल के ज़रिए जो है वो समझाना आम जो पब्लिक है, देखने वाले हैं, वो ज़रूरी है कि उस केस में जो पुलिस एहलकार हैं वो उसमें उन्होंने ये गवाही दी, एक जो उनका बयान है कि 9 मई से पहले एक साजिश जो है वो बनाई जा रही थी और उस साजिश के वो गवाह हैं। तो 9 मई के बाद उन्होंने 11 मई जब FIR हुई तब नहीं बताया, उसके कुछ अरसे बाद जो है वो ये बयान दिया कि ये साजिश है, और कुछ अरसा गुजर गया, मतलब जून 2023 या जुलाई 2023 आ गया, तो जब बता दिया गया प्रोसिक्यूशन को कि इमरान खान या बाकी लीडरशिप इसमें मुलविस है, तो उसके बाद 1 साल तक उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। तो ये जो डिले होता है, डिले फैक्टर हमेशा आपकी नेक नीति या बदनीति को साबित करता है। तो प्रोसिक्यूशन को, पुलिस को, हुकूमत को, सरकार को चाहिए कि जो केसेस बनाए हैं, ये जो केसेस बने हैं, हम जो वीडियोस देख रहे हैं, पहले भी हमने देखी, कोई इसमें शक नहीं है कि जो इंस्टॉलेशंस थी उन पर इस तरह का अटैक्स नहीं होने चाहिए थे, और जो लोग मुलविस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी की भी। लेकिन मसला यह है कि हुकूमत के वजीर जब आके टीवी पे ये बात करते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, तो उनको ये चाहिए कि अदालतों के सामने ये आपने साबित करना था। तो मैं ये बात कर रहा हूं, ये ATC का 4 केसेस हैं, उसमें एक जज का फैसला है, और ये इन पे बड़े सवालिया निशान उठा रहा है कि एक बंदे कोई साजिश का एक बयान आ गया, बेशक उसमें डिले था जुलाई 2023 में, तो आपने जुलाई 2024 में क्यों गिरफ्तार किया? 1 साल वो बिहाइंड द बार भी थे। तो ये जो डिले फैक्टर होता है, ये प्रोसिक्यूशन के लिए जब वो उसमें जो ट्रायल होता है या केस होता है उसका कमजोर करता है। इसी बुनियाद पर अदालत ने लिखा कि प्रोसिक्यूशन को और पुलिस के सीरियस उस पर सवाल उठते हैं कि आपने ये क्या केस बनाया है। अब जो 3-4 फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर तो ये है इस केस में, 9 मई के केसेस में, कि मुल्ज़मान को सजा तो होनी है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वाला सिलसिला है था, वो उन लोगों को इन केसेस से निकाल दिया गया। ये मैं आज आपको बता रहा हूं, ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में या हाई कोर्ट्स में जब केसेस जाएंगे तो ये चीजें केसेस को कमजोर करती हैं। जहां पे 100 मुल्जिम हो, एक्चुअली जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, उसको अगर आप 200 कर देंगे तो वो 100 की हद तक भी केस जो है वो कमजोर हो जाता है, और उसको फिर साबित करना, एक बंदे को आपने साबित करना है कि इसकी क्या कौन सी इन्वॉल्वमेंट थी। अगर वीडियोस में जो नजर आ रहे हैं उनकी हद तक तो कोई जो है वो इशू मौजूद नहीं है। फिर जो साजिश वाला फैक्टर है, मेरा ख्याल है सबसे बड़ा और अहम, हुकूमत को इस पर काम करना चाहिए था पहले भी, अभी भी करना चाहिए प्रोसिक्यूशन को, कि आपने रावलपिंडी और लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, जहां जहां केसेस बनाए हैं, उस साजिश को आप अगर साबित नहीं करेंगे तो PTI की टॉप की सारी लीडरशिप जो स्पॉट पे नहीं थी, कोई कराची था, कोई लाहौर था, कोई इस्लामाबाद था, उस स्पॉट पे नहीं था, तो फिर उनको जो फायदा हो जाएगा अगर आप केस ठीक नहीं बनाएंगे। वीडियोस आप जारी करना, इसका पर्पस मुझे समझ नहीं आया कि बजाय इसके कि आप अदालतों के सामने जाएं। हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट इससे कबल एक फैसला उसने दिया था जब रिमांड दिया गया था इमरान खान साहब का, तो उस पर भी उन्होंने, जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब थे, जो प्रोसिक्यूशन के हेड है पंजाब के, वो पेश हुए थे, उन्होंने जो एविडेंस दिए थे, फॉर एग्जांपल उन्होंने ये कहा था कि ये फलां ट्वीट इन्होंने किया, तो अदालत ने कहा ये ट्वीट पढ़े, तो ट्वीट पढ़ा गया, उन्होंने कहा कहां पे लिखा हुआ है कि ये आपने अटैक्स करने हैं। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया, उन्होंने कहा लगाएं जी वीडियो बयान, वीडियो बयान लगाया गया, तो उन्होंने कहा कि कहां उन्होंने कहा है कि ये करें। तो इसलिए जो साजिश वाला फैक्टर है वो प्रोसिक्यूशन या पुलिस जो है वो ये कहती है कि ये जो है वो क्लोज डोर्स में ये एक जो है वो मीटिंग हुई, क्लोज डोर में ये एक साजिश तैयार हुई और इमरान खान और उनकी पार्टी की इमा पर ये सारा कुछ हुआ है। तो ये आपको कागजों में साबित करना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं। लिंक डेवलप करना पड़ेगा। मैं नजमुल साकिब साहब एक चीज़ ये जानना चाहूँ, ये जिस तरह अभी साकिब बशीर साहब ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या या वीडियो जारी करने का मकसद क्या, तो बाजार यही नज़र आता है कि जो वोटर है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, उसको भी कन्विंस किया जाए। और ये मैं नहीं कह रहा, नवाज शरीफ साहब ने कहा, बैरिस्टर अकील साहब को मैं सुन चुका हूँ, उन्होंने एक दफ़ा कहा कि पता नहीं इन लोगों को क्या है कि ये अभी भी उसी पार्टी के पीछे जाते हैं। तो ये बयानियाँ बनाने में PMLN और हुकूमत
मजमूई तौर पर क्यों आपको लगता है नाकाम रही कि वो लोगों को कायल नहीं कर पाई कि इनकी जमात ने ये पुरतशद्दुद वाक़यात किए? मेरा नहीं ख्याल ज़ौक़ के PMLN को ज़रूरत है या हुकूमत को ज़रूरत है PTI के वोटर्स को कायल करने की। उनके साथ तो उनकी पार्टी ने हाथ किया। कैसे? वो इस तरह से कि शुरू के बयान आता है कि ये तो हमने किया ही नहीं, हम तो इसमें मुलव्वस ही नहीं है, ये तो हमारा किया धरा है ही नहीं। तो उधर से जो PTI का वोटर है वो हो गया कंफ्यूज कि हम गए थे वहां पे, हमने वहां पे ये सारा कुछ किया, हमारी लीडरशिप कह रही है, हमें डिसओन कर रही है। तो मेरे ख्याल में जहां तक वोटर सपोर्टर्स की बात है, और खास तौर पे वो लोग जो कि वहां पे मौजूद थे PTI के, उनके लिए तो उनके सर से छत उड़ गई। उनको पता लगा जी कि उनकी लीडरशिप तो पहले कहती थी कि जी जाएं, अब कह रही है कि जी हम तो इसमें शामिल ही नहीं है। तो इसमें ज्यादा PMLN को या हुकूमत वक्त को करने की जरूरत नहीं है, ये मामला खुद पार्टी ने बिगाड़ा है। अब उसमें यह है कि चूंकि ये एहतजाज की बात आई है, ये 24 नवंबर की, तो यानी हुकूमत ने सोचा कि चलो एक दफा फिर से इसको करें। राइट। आखिरी बात इस वक्त करूंगा, देखिए इस 9 मई को सियासत का कार्ड ना बनाएं। ये एक बहुत बड़ा संजीदा वाकया है जो हुआ है, और उसमें जो बेहुरमती हुई है, जो उसमें यानी बेशर्मी की बातें हुई हैं, वो जिसमें कि यानी आपकी सेक्रेट चीजों को हिलाया गया है, और उनकी तरफ यानी तवज्जो दें तो आपको पता लगेगा कि इसको सियासी कार्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अच्छा, मुख्तसरन राव साहब अगर मुझे ये बताएं कि 24 नवंबर के हवाले से जिस किस्म के बयानात जारी किए गए हैं, एक महीने के अंदर सर पर कफन बांधो, हम हर सूरत में मुतालबात मंजूर कराएंगे, एक और 9 मई तो ना हो जाए? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि PTI तो अभी भी यानी जो जैसे नजम साकिब साहब ने कहा, वो तो कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश थी, ये जो कुछ भी हुआ है, गए तो ये थे, अब हमला करने गए थे, एहतजाज करने गए थे, ये वो बहाना कोई भी बना सकते हैं उसमें, लेकिन गए तो थे एक। और आपको मॉब साइकोलॉजी का पता होना चाहिए, जब आप मॉब के साथ जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है, फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते चीज़ों को। तो इसलिए वो आप ये नहीं कह सकते कि 24 को मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ सीखा है इन्होंने, वो नहीं करेंगे उस किस्म का। लेकिन यह है कि बहरहाल तैयारी भरपूर कर रहे हैं कि निकले। ठीक है, देखते हैं फिर 24 को क्या होता है। अभी एक ब्रेक की तरफ में जाना है, हर तरफ। ब्रेक के बाद वापस फिर IMF का एक वफ्द पाकिस्तान आया था और वो अब वापस जा चुका है। तो इस वफ्द के पाकिस्तान में मौजूदगी के दौरान क्या क्या मामलात पर बात हुई, क्या नई हिदायत जारी की गई, क्या डू मोर कहा गया, इस सब पर बात एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। IMF का वक्त पाकिस्तान आया और मैं माज़रत के साथ कहूँगा एक फीलिंग आई है, वो है कॉलोनियलिज़म की, कि उन्होंने पैसे दिए थे और कबल अज़ वक्त उनका वक्त पाकिस्तान आया और उन्होंने फिर जो पैसे हमें दिए पहली किसकी सूरत में, उन्होंने आके फिर वो पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, और फिर जो वादे आप हमसे करके आए हैं क्या आप उसका अमल दरामद भी कहीं कर रहे हैं। और फिर उसके हवाले से बहुत सी रिपोर्ट्स उनको पेश की गई, कायल करने की कोशिश की गई। फिर क्योंकि जब कोई मुल्क आपको पैसे देता है और ख़ास तौर पे कोई भी आपको उधार देता है तो फिर वो चेक एंड बैलेंस भी रखता है, क्योंकि उसे वापस भी चाहिए। हाँ, अगर तो वापसी का सिलसिला बड़ा स्मूथ चल रहा हो तो फिर शायद वो उतना चेक एंड बैलेंस ना रखे, लेकिन अगर एक मामला इस तरह चल रहा हो कि हर बार हमें मज़ीद सख्त प्रोग्राम के अंदर जाना पड़े, तो ये जो है उस सूरत में IMF भी अब अपनी संजीदगी दिखा रहा है, कुछ ज़्यादा दिखा रहा है। और वो पाकिस्तान आए, उन्होंने आके तमाम ब्रीफिंग्स ली, वो सरकारी लोगों से भी मिले और गैर सरकारी लोगों से भी मिले यहाँ पर आकर। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो ये हमने ख़बरें सुनी जो सामने आई कि उनके सामने क्या क्या फैक्ट्स पेश किए गए, हमने एक बार फिर रियलिस्टिक अप्रोच को दूर कर दिया है और फिर एक आइडियल सी अप्रोच उनके सामने रख दी है। अब क्या हुआ इस अचानक और शेड्यूल दौरे के अंदर, ये तो हम बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से, लेकिन IMF ने पाकिस्तान से वापसी पर वजारत ख़जाना को ये याद दहानी कराई है कि कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए, जो लोग टैक्स अदा नहीं कर रहे उनसे टैक्स लिया जाए, हुकूमत सरकारी कारोबार से बाहर निकल आए। ये प्राइवेटाइजेशन का मामला एक अहम मामला था और हमने देखा कि PI के साथ हुकूमत ने क्या किया। प्राइवेटाइजेशन का मामला, उसके अंदर वो
तवील हो गया, फिर वो ख़त्म हो गया, अब दोबारा से उसका प्रोसेस किया जाएगा, दोबारा से समरीज होंगी, फिर ग़िज़ाई अजनास की कीमतों का तयन हुकूमत ना करे। हुकूमत को कहा गया कि आप इन मामलों से दूर रहें, बिजली और गैस की कीमतों पर गैर ज़रूरी सब्सिडी ख़त्म की जाए। लेकिन रिपोर्ट्स के अंदर ये ज़रूर बताया गया कि पंजाब में मरियम नवाज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फिर कुछ बयानात हमारे वज़ीर ख़जाना साहब के थे, आज भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मैं गाहे बगाहे आप लोगों के सामने आता रहूँगा, आपसे खिताब करता रहूँगा। लेकिन कुछ ज़्यादा तवील उन्होंने गुफ्तगू आज की जो उनका कौन से खिताब था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, वो भी एक वीडियो मैसेज था जो दिखाया गया, उसके अंदर उन्होंने बात नहीं की, कुछ और बातों का कहा कि हमें उन पर भी अमल करना होगा, ये सब कुछ था। लेकिन खुशखबरी ये है कि मिनी बजट नहीं आएगा, पेट्रोलियम मसनूआत पर GST भी नहीं लगेगा, लेकिन IMF ने अखराजात कम करने के लिए 189 अरब के मजीद टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया है। राव साहब, एक स्टेटमेंट वजीर ख़जाना की मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि IMF हैरान है कि 14 माह में मईशत कैसे संभल गई है। आप भी हैरान हैं और अवाम भी इस पे हैरान हो, या थोड़ा बहुत आप परेशान ज़्यादा हो ले? वो इतने हैरान हुए हैं कि डंडा लेकर इनके सर पे आके बैठ गए हैं। इस तरह कभी नहीं होता कि आप सितंबर में प्रोग्राम आपका हो 24-25 सितंबर को, और 2 महीने बाद वो आके आपसे पूछे हाँ जी क्या किया आपने, जबकि क्वार्टरली रिव्यू होते हैं, बल्कि एनुअली होते हैं मोस्टली तो। लेकिन ये हमारे अपने करतूत हैं, हमने जितने IMF के प्रोग्राम लिए उसमें हमने इसी तरह किया है, वादे करके आते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। और वज़ीर ख़जाना साहब का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने फरमाया कि जो बातचीत है ये इत्मीनान साजी से इसमें मदद मिलती है। यही गलतफहमी है उनकी कि आप गुफ्तगू से, बहाने से, इधर उधर की सुना के बात कर लेंगे। आप जब अमली इक़दामात करेंगे उससे इत्मीनान साजी होगी। IMF को बताएंगे ये हमने ये ठीक किया है, ये किया है, ये किया है, वो कहेंगे गुड, वी आर सेटिस्फाइड, हम बिल्कुल इस पर मुतमईन हैं। लेकिन वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है। जिस प्रेस रिलीज़ पे रात अली परवेज़ मलिक साहब को भी मैं सुन रहा था और वो भी बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे, देखें जी IMF की प्रेस रिलीज़ खुद बता रही है कि हमने कितना अच्छा काम किया है। मैंने वो प्रेस रिलीज़ को 10 दफ़ा पढ़ी, मैंने देखा कि इसमें कहीं उन्होंने अप्रिशिएट किया हो, कहीं सेटिस्फेक्शन का इजहार किया हो, इत्मीनान का लफ्ज़ यूज़ हुआ हो, कोई और इस किस्म की बात जहाँ क्रेडिट दिया हो किसी चीज़ का। नॉट अ सिंगल वर्ड अबाउट गवर्नमेंट परफॉर्मेंस। उसमें जो 2 कह ले के खूबसूरत बातें जो गवर्नमेंट जिसको अपने तरफ हक में कह सकती है, वो है एक उन्होंने कहा जी तामीरी गुफ्तगू हुई, दूसरा हुआ कि हुकूमत की यकीन दहानी से हमारी हौसला अफजाई हुई। अब हुकूमत किस चीज़ की यकीन दहानी करा रही है? आपका IMF का मायदा तो पहले हो गया, यकीन दहानियाँ सारी हो चुकी हैं, अब कौन सी यकीन दहानी कराई है? ये वज़ीर ख़जाना साहब ये भी बता देते, जो इतनी अच्छी वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है कि किस चीज़ की यकीन दहानी हमने करवाई है। देखिए उन्होंने सिंपल सी बात की है, उन्होंने को जो भी टारगेट या दिए थे कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो इन्होंने पूरी की हो और IMF ये कहे कि जी हाँ ये इस पे आप ठीक जा रहे हैं। नॉट अ सिंगल थिंग। 40 शराइत है, 40 में से एक पे भी उन्होंने इनको अप्रिशिएट नहीं किया। और उसके बाद पंजाब हुकूमत तो सरप्लस में है। राव साहब ऐसे ना करें, हुकूमत कह रही है सरप्लस में है पंजाब गवर्नमेंट। जी बिल्कुल सरप्लस में है, और वो इसीलिए तो वो इसीलिए तो दौरे कर रहे हैं ना, डॉलर वाफर आ गए हैं, इसलिए वो अपना दौरे शौरे कर लेते हैं बीच में, वरना उन्होंने तो जाने नहीं था, वरना शायद टांगे की सवारी करते, प्रोटोकॉल भी छोड़ देते वो, या पैदल साइकिल पे फिर रहे होते। पैसे आए हैं तो इसलिए तो वो गुमशुम आए हैं इधर उधर इस मौसम में, स्मोक से बचने के लिए चले गए। बात यह है कि उन्होंने रिफॉर्म की कोशिशें, उन्होंने कहा जी हो रही हैं, बड़ी बात है जी, रिफॉर्म की कोशिश हो रही हैं, वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए कोशिशें हो रही हैं, हुई ये नहीं उन्होंने कहा कि हो गई हैं, ठीक है। सस्टेनेबल और मजबूत स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल ग्रोथ की ज़रूरत है, उन्होंने ये नहीं कहा हो गई है, ठीक है। उन्होंने जो एग्री किया उन्होंने आपस में कि जी क्या क्या करना है, अब नया एजेंडा जो है, सूबों को ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाए, टैक्स नेट जो है वो पोटेंशियल उसका वो बढ़ाया जाए और उसको अंदर लाया जाए, माकूल फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसी चाहिए। इसका मतलब है अभी तक माकूल नहीं है, इसलिए तो डिमांड आ रही है कि ये गवर्नमेंट ने कहा जी हाँ माकूल करेंगे, तो इसका मतलब है अभी तक नहीं की। तो आपने किया क्या है? बात यह कि एनर्जी सेक्टर उसी तरह से मौजूद है, उसमें कुछ नहीं आपने किया। निजकारी पे आपका मजाक उड़ रहा है PIA के, उसके बाद आपने क्या किया आप देख लें, ठीक है। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए आपने कुछ नहीं किया। ज़रूरी टैक्स के ऊपर पंजाब ने थोड़ा सा वो किया है, लॉ शा बनाया, उसके ऊपर भी वो उस तरह से जो मुतमिन नहीं है।
स्टेट इंटरवेंशन वो कहते हैं कम से कम करें, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करें। तो स्टेट इंटरवेंशन कैसे कम होगी जब हम ना प्राइवेटाइजेशन कर पा रहे हैं, ना आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को ले ऑफ करना चाह रहे हैं, उनके ना स्टाफ्स को Right. ना उनके खर्चात कम कर रहे हैं। 1000 अरब रुपया तो आपका सीधा सीधा उधर जाता है, टैक्स आप नहीं बढ़ा रहे। तो किसके सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, उन्होंने कहा है कि जी हम अगले साल के पहले क्वार्टर में दोबारा आएंगे। मीनवाइल हम ये जो आपसे डिस्कशन करके जा रहे हैं, ये हम रिपोर्ट पेश करेंगे अपने बोर्ड को कि हमारी क्या बात हुई आपसे 3 महीने बाद, और वो बोर्ड फिर फैसला करेगा कि आपके साथ हमने अगली दफ़ा रिव्यू करना है या आपको खुदा हाफिज़ कह देना है। तो ये अब बड़ी सीरियस चीज़ है। मेरा ख्याल है कि कोई बहुत अच्छी मीटिंग्स ये नहीं रही, और इसके लिए हमें मज़ीद मुश्किलात के लिए तैयार रहना चाहिए। मिनी बजट आ जाना है, ये उसको मानेंगे नहीं लेकिन देंगे बजट, मनी बजट। राइट नजम साकिब साहब, ये टैगलाइन हमारी चल रही है IMF का कंबल, और जुबान ज़द आम है ये कंबल वाला किस्सा कि वो शख्स जो ये कंबल का किस्सा जिससे मंसूब है कि वो कहता है मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो हम वाकई IMF को छोड़ना चाहते हैं क्या? हमारी कोई संजीदा अप्रोच है या सिर्फ बयानबाजी तक है कि हम जिस तरह की राव साहब ने बातें की कि ये तो फिर सब कुछ आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं? देखिए, वज़ीर आज़म ने फरमाया एक नहीं कई मरतबा कि ये जो इस दफ़ा का है ना, ये 7 बिलियन वाला ये डॉलर का पैकेज जो है, ये IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम होगा। हम इस प्रोग्राम में 2-3 दफ़ा ये कह चुके हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। पहला मतलब इसका ये है कि हम जूँ ही ये ख़त्म होगा तो पाकिस्तान में दूध की नहरें, शहद की नहरें, फल जो है वो खुद झुकेंगे दरख्तों से, और हम जो है वो IMF से हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन जो इसका असल मतलब मेरा तज्जिया जो यानी कहता है वो ये है कि इसके बाद IMF ने मानना ही नहीं है। अब ये जो टीम आई है और ये जो इस तरह आप 2 महीने बाद फिर देखेंगे वो आ जाएगी, क्योंकि आप पे इतनी सख्तियां हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, और आप जो है वो कुछ टस से मस नहीं हो रहे। थोड़ा सा अगर हुकूमत की तरफ से देखें ना, तो मैं यहाँ चाहूँगा एक चीज़ की तस्हीह करनी। जी देखिए, ये जितना भी IMF का मसला है या ये सारी खखेड़ जो है, ये इस मौजूदा हुकूमत पे आप यानी इसको मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। ये पिछली जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने अपना अपना इसमें हिस्सा डाला है। अब ये है कि किसको कसूरवार ठहरा लें, और अगर कसूरवार आपने ठहरा भी लिया तो मसला तो हल नहीं होगा। तो क्या करें? मौजूदा हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त जो है, उसने कम से कम वो करना है जो कि किसी भी हुकूमत को अब करना पड़ेगा, कम वट में जो मर्जी हो जाए आपको ये बातें माननी पड़ेंगी। 4-5 बातें तो क्विकली आपको बताते हैं जो मैं हैरान हूं कि वजीर ये जो खजाना है हमारे, इतने पढ़े लिखे आदमी हैं और इनको मईशत का इतना पता है, इनको ये भी पता होगा कि एक फिस्कल पॉलिसी होती है जी, फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है और फिस्कल पॉलिसी पे जो है ना वो अमल कराया जाता है। जो मर्जी हो जाए आपने उस पर अमल कराना है। वो एक तरह की बाइबल होती है। किधर है जी फिस्कल पॉलिसी, और उस पर अमल करने के लिए और उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए कहां पे है हिसाब किताब, कोई पता नहीं है। IMF ने पिछले 2-3 प्रोग्रामों के दौरान भी और इस मर्तबा भी 2 उनकी बुनियादी शराइत हैं, और वो दोनों शराइत अभी तक पूरी नहीं हुई। और वो वजीर खजाना साहब बार बार कह रहे हैं कि खुशाइंद रहा, फलाना रहा। हुआ क्या है, हमारे यानी डिप्लोमेसी में एक चीज इस्तेमाल होती है, वी एग्रीड टू डिसएग्री, ये हुआ है। इसके अलावा कोई एग्रीमेंट नहीं है। अच्छा, वो 2 चीजें कौन सी हैं? आपने अमीरों से टैक्स लेना है, आपने लिया नहीं लिया। आपने सब्सिडीज खत्म करनी है, की नहीं की, निजकारी करके। और ये जो आपके SOEs हैं जो कि आपके सर पे आपको हर साल अरबों रुपए जो है वो देने पड़ते हैं, क्या उसका किया? वो PIA का हशर देख ले। PIA से बात शुरू होती है, PIA खत्म हो जाती है और समझ नहीं आती अब सूबे खरीद रहे हैं। कल को कोई शहर जो है, मेरा सियालकोट जो है, जो जिसने बना लिया, जिसने एयरपोर्ट अपने ओन पे, वो कहेगा जी PIA सानू दो। ये क्या मजाक बनाया हुआ है? तो आप IMF की बुनियादी शराइत को, मैं ये नहीं कह रहा कि IMF की सारी खखेड़ जो है वो शाखसाना है इस हुकूमत का, लेकिन इस हुकूमत ने जो करना है कम से कम वो तो करें। अब ये क्या है कि वही माफी तलाफी का चल रहा है। और यकीन कर लीजिएगा, मेरे जो दोस्त उस महफिल उसमें बैठे होते हैं, यानी टॉक्स में जब ये हो रही होती है, एम्बैरेसिंग सिचुएशन है।
आखिरी बात इस वक्त की, IMF के कंबल से जान छुड़ाने के लिए आपको चाहिए एक मोजज़ा, और वो मोजज़ा क्या है कि आप मईशत के साथ साथ अपनी सियासत और अखलाकियात को भी दुरुस्त करें। मुझे यानी मुस्तकबिल करीब में ये मोजज़ा होता नज़र नहीं आता। ये वक्त की ज़रूरत भी है, पैरेलल चीज़ें चलेंगी तो चीज़ें हल होंगी, एक सतह पर तो चीज़ें मुझे भी लगता है कि नहीं हो सकेंगी। साकिब बशीर साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी IMF ने एक मुतालबा किया है किसी फैसले के हवाले से, ये कौन सा फैसला है? जी, ये 2013 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। 2013 से पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, राजा परवेज़ अशरफ साहब वज़ीर आज़म बने थे। उस वक़्त बहुत ज़्यादा ग्रांट्स हमने देखा कि चकवाल, मंदरा और इन इलाकों में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो है वो बड़े पैमाने पर वो दी जा रही थी। तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है वो पहुंचा था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया था कि क्योंकि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की बुनियाद पर अभी जो फिगर्स दिए हैं जो IMF की जानिब से, वो ये कहते हैं कि जो हुजम है कुल बजट का, उसके 54% जो है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो है वो जारी की जा चुकी हैं। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मतलब आसान अल्फाज में ये समझने के लिए कि जो बजट मंजूर होता है एनुअल, उसमें इसका जिक्र नहीं होता। बाद में एक एमरजेंसी की सूरत में ये सारा कुछ जो है वो किया जाता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो ये मामला जो है वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस तरह आप कैसे जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स दे रहे हैं। ये आर्टिकल 84 है जो आइन का, उस पर अमल दरामद की हदायत जो है वो की गई थी कि आप इस तरह जो है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जिस तरह बजट पर बाकायदा तौर पर एक ओवरसाइट होती है पार्लियामेंट की, वहां पे डिस्कशन होती है, इसी तरह जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आप देते हैं उस पर भी एक ओवरसाइट होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2013 में आया। 2014 में उस वक्त की मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने इसमें रिव्यू दायर किया, वो भी रिजेक्ट हो गया। तो 2014 से लेकर 2024 तक IMF हमें यह कह रहा है कि आपकी अपनी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे। आप जो है वो इतने जो बजट का हुजम है 54% जो है वो आप सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो है वो दे रहे हैं। उसकी एक मिसाल अभी रिसेंटली जो SCO की जो मीटिंग थी, तो ये SCO की पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस होना, ये तो साल सवा साल पहले से तय था कि पाकिस्तान में ही होनी है। तो उन्होंने रिसेंटली जो बजट दिया, उस बजट में उसके लिए अलग से कोई ग्रांट जो है नहीं रखी गई। तो क्यों नहीं रखी गई, रखी जानी चाहिए थी। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट 5 अरब की जारी की गई, अब उसके रोका भी नहीं जा सकता, वो तो डेफिनेटली। तो इस तरह की और भी बहुत सारी ग्रांट जो है वो हुकूमत जारी करती है और खामोशी से की जाती हैं। इसमें फिर पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होती, मीडिया में डिस्कशन नहीं होती, और हुकूमत अपने काम जो है वो निकलवाती है। तो अब IMF हमें कह रहा है कि अपनी सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले पर जो है वो अमल करें, और आपका अपना आइन का जो आर्टिकल 84 है वो इस हवाले से बड़ा वाज़े तौर पर कह रहा है। तो ये एक बड़ा वैसे अफसोसनाक मकाम है कि उनको वैसे शायद IMF को इस हवाले से शायद पता ना हो कि ये हुकूमत तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, कुछ फैसलों को मानती भी नहीं है। अभी रिसेंटली भी फैसले आए, तो ये 2014 का फैसला बहरहाल ये जो IMF ने कहा है, ये अभी जो विजिट था उसमें नहीं, ये उनकी रिपोर्ट आई है जो निगरान हुकूमत ने जब बजट दिया था पिछली 2023 में, उस वक्त उन्होंने IMF को कहा था कि आप इस पे जो है वो रिपोर्ट जो है वो बनाएं। तो उस वक्त रिपोर्ट बन रही थी जो अभी आई है, और उस रिपोर्ट में 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब खामोशी की भी गुंजाइश नहीं है कि खामोशी से कोई इकदाम कर लिया जाए। अब वो वक्त से पहले आए और वक्त से पहले आकर मॉनिटर कर रहे हैं। तो एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एक अच्छी खबर है स्मॉग के हवाले से, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। स्मोक का ख़तरा अपनी जगह बरकरार है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों फॉग बहुत ज़्यादा थी और उसमें बहुत ज़्यादा नमी थी, उसकी वजह से स्मॉग जो है वो काफ़ी हद तक ज़मीन पर बैठ गई है। और आज 2 हफ्तों बाद हमने लाहौर में देखा कि हमें सूरज देखने को मिला और मौसम भी बेहतर था, विजिबिलिटी भी बेहतर थी, सांस लेने में भी आसानी थी। तो ये एक खुशखबरी थी कि मौसम के हवाले से कुछ बेहतरी हुई है। लेकिन अगर दोबारा
स्मॉग बारिश ना हुई तो फिर स्मॉग ज़्यादा हो सकती है। अब COP29 कॉन्फ्रेंस हुई है समिट के अंदर, इसमें स्मॉग और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो ख़तरात है उस पर बात की गई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी उसमें, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि 27 और 28 के किए गए वादे पूरे नहीं किए गए और उस तरह इक़दाम नहीं किए गए जिस तरह के होने चाहिए थे। नजमुल साकिब साहब, एक तो ये बताइएगा, ये जो COP29 था, इसका कोई असर भी होता है जब वहाँ पर जाकर गुफ्तगू की जाती है, और क्या हमने हासिल वसूल किया वहाँ पर जाकर जो है वज़ीर आज़म साहब की स्पीच से, या आने वाले दिनों में क्या हासिल वसूल हो सकता है? COP29 पे तो मैं बात करता हूँ, ये जो आपने खुशखबरी सुनाई है, आप चूँकि लाहौर में हैं तो लाहौर में थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है और आपने उसको खुशखबरी बना दिया है। मेरे मुल्तान में 2 दोस्त हैं, उनसे पूछें इस वक्त क्या सूरत हाल है। रावलपिंडी में तो हम खुद मौजूद हैं। इस तरह ना करें, इस तरह की जो है ना सिलेक्टिव किस्म की खुशखबरियाँ ना हमें दें। और मुझे ये भी बताइएगा कि इसमें हुकूमत ने क्या किया है, ये तो मौसम ने किया है। तो मौसम पे ही अब रह गई हैं बातें, मौसम ठीक होगा तो स्मॉग चली जाएगी, नहीं होगा तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। नजमुल साकिब साहब, मौसम की बुनियाद पर हुकूमत आती है जी, वो तो आती है, लेकिन सिर्फ आप लाहौर तक तो ना महदूद करें इसको। ठीक है सर, में और भी शहर हैं बहुत सारे, राइट, तो उसमें अभी तक सूरत हाल तो आपकी खुशखबरी मान ली, लेकिन ये सिर्फ लाहौर की हद तक है और वो भी 1-2 दिन के लिए। अच्छा, COP29 अभी खत्म नहीं हुई, ये 11 से शुरू हुई थी, अभी 3-4 दिन और चलेगी जी। इसमें जो अभी तक सूरत हाल हुई है ना, वो ये हुई है कि ये शायद जितनी पिछली कॉप्स हो चुकी हैं 28, उनमें से सबसे ज्यादा नाकाम ये हो। मैं उसकी मिसाल देता हूं। $1 खरब मांगा है तरक्की पजीर ममालिक ने कि जी आप हमें दें ताकि हम अपने अडेप्टेशन प्लान जो हैं वो कर सकें। और उधर से वो जो बेसिक यानी कंट्रीज है ना, ये जो BASIC, जिसमें कि ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया और चाइना है, उन्होंने कहा जी कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपनी जान ना छुड़ाएं और अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करें। अब हुआ ये है कि जो तरक्की यानी याफ्ता ममालिक हैं, जिसमें कि अमेरिका ने खुल के कह दिया कि जी अपना अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें और उसमें ये हमसे कोई तवक्को ना रखें। तो इसका जो नतीजे निकलने हैं वो मुझे लग रहा है कि पिछली 28 कॉप्स में वो नहीं निकलेंगे और इसमें से कुछ भी नहीं होगा। इस कॉप का सिर्फ एक फायदा है और वो ये है कि अज़रबैजान जो कि 1991-92 में वजूद में आया यानी रशिया से, उसकी पूरी ज़िंदगी में, अब तक की ज़िंदगी में ये वाहिद एक मेगा इवेंट है। तो वो जो अलीयेव साहब हैं हमारे, वो जो हैदर अलीयेव के बेटे हैं इल्हाम अलीयेव, उनको मुबारक हो कि उन्होंने अपने शहर में बाकू में ये करवा लिया। अच्छा, अब ये कि 10 साल का पंजाब की हुकूमत ने एक प्लान बना लिया है स्मॉग का, यानी अब ये है कि अब आप उनसे 2034 में पूछेंगे। और ये जो बीच में आ गई है, ये जो ट्रेनें रुक गई हैं, ये जो परवाज़ों में ताख़ीर हो रही है, ये जो लोगों के सांस उखड़ रहे हैं, ये जो 3 से 7 साल तक की जिंदगियां कम हो गई हैं, इसका क्या है? अब ये कि 2034 तक की बात पहुंच गई है, तो मुझे लग रहा है कि हुकूमत जो है ना वो पंजाब की, उनकी ख्वाहिशात होंगी लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ नहीं हो रहा। बयानबाजियां हो रही हैं, किताबों पे किताबें आ रही हैं, मुजल्लों पे मुजल्ले आ रहे हैं और आइडियाज़ पे आइडियाज़ आ रहे हैं। देखने की बात यह है कि कुछ अरसे बाद, इस वक्त की आखिरी बात जी, कुछ अरसे बाद मौसम ठीक हो जाएगा, जिस तरह आपने अभी खुशखबरी दी है, स्मॉग बैठ जाएगी। लेकिन ये अगले साल भी एक और साल आना है और उस साल तक इसका जो आपका है ना, ये जो इंडेक्सेस जिसकी हम बात सुनते रहते हैं, ये और बढ़ जाएगा। 5 सर्दियों के बाद अगर सही इकदाम ना लिए गए क्लाइमेट चेंज के बुनियादी तौर पे, जिसमें के फाइनेंस से लेके ट्रेड से लेके आपके ये प्लास्टिक के बैग, उस पर पूरी दुनिया आती है, 5 सर्दियों तक आप ना लें, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मैं क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट से बात कर चुका हूं, वो कहते हैं कि पंजाब खास तौर पे और उसमें भी लाहौर सांस आएगा ही नहीं। तो ये वक्त है सोचने का कि आपने 1-2 साल के ना रखे कि पता नहीं ये हुकूमत कितनी देर रहेगी। अपने बच्चों का ख्याल करें, अब उन इस अवाम का ख्याल करें और कुछ थोड़ा सा पैसा भी इधर लगाएं और कुछ ऐसा करें और आपको सब पता है कि आपने क्या करना है। बिल्कुल ऐसे ही है और हमें तो एक दिन का सुख मिला तो हम उस पर भी खुश हो रहे हैं। राव साहब, मियाँ साहब वापस आए हैं, लाहौर का मौसम बेहतर हो गया है।
वो उनका अपना मौसम बेहतर होता तो वो आते हैं, लाहौर के मौसम से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो जब नहीं होता तो वो फिर लंदन को ज़्यादा पसंद करते हैं। सऊदी अरब तो मजबूरी में रहे थे एक ज़माने में, अब उनका ज़्यादा रहना है। लेकिन स्मोक बहुत सीरियस इशू है। पहले मैं कॉप की एक बात कर दूं, क्योंकि बड़ा सीरियस इशू, सही कहा नजम साहब ने, जो बनने जा रहा है। ट्रंप साहब जो है ना, वो मानते ही नहीं इसको। वो कहते हैं ये सब जालसाजी है, ये एनवायरनमेंट और ये सारा ड्रामा लगाया हुआ इन्होंने, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम नहीं इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। पहले भी उनकी यही ख्याल था, अभी भी मेरा ख्याल है। तो ये ज़्यादा मसले पैदा होंगे मज़ीद इस हवाले से, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, इसको टैकल करने के हवाले से। दूसरा, स्मोक का ताल्लुक जो दुनिया में मौसमियाती तब्दीली है उससे कोई नहीं है। ये हमारा अपना किया धरा सारा, अपने करतूत है, अपनी चीज़ें जो हम ठीक नहीं कर पा रहे। उसमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका फ्यूल का है। और ये 2019 में जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उसने रिफाइनरीज़ के साथ ये तय किया था कि 3 साल के अंदर वो यूरो 5 पे अपने फ्यूल की क्वालिटी को लेके जाएंगे। तो 2021 में वो 22 में हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर। और 90% के करीब जो पोल्यूशन है वो एमिशन से होती है, गाड़ियों के एमिशन से। जो लाहौर के जो है फसलों वाली 3% है जो ऑफिशियल उनका है उससे, और बाकी दूसरी चीज़ें हैं, इंडस्ट्री है, भट्टे हैं, बाकी चीज़ें उनकी वजह से ही होती है। तो उसके लिए वो एक प्लान 2019 में दिया गया था, जिसमें लाहौर के लिए पर्टिकुलरली 2 सेंटर थे वहाँ पे मॉनिटरिंग के, और उसको बढ़ाना था। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 30 सेंटर्स और बनने थे एयर क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए। उसको टैकल करने के लिए पहले मियावाकी फॉरेस्ट का इफ्तिताह किया था इमरान खान साहब ने, 100 कनाल पे जो लाहौर में लगाया गया है। 60,000 कनाल जगह लाहौर में एलोकेट की गई थी इन्हीं जंगलात के लिए, क्योंकि ये 10 गुना ज़्यादा रफ्तार से बढ़ते हैं दरख्त, सिर्फ उसके एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए। तो ये सारी कोशिशें बहरहाल उस पर जा रही थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप इलेक्ट्रिक पे करके उसको बढ़ा के दूसरी कम्यूटेशन कम कर सकते हैं। हमारे जैसे स्कूलों से पिक ड्रॉप करने के लिए सैकड़ों गाड़ियाँ रोज़ जा रही होती हैं, बाइक जा रहे होते हैं, तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। एक सीरियस एफर्ट की ज़रूरत है, उसके बगैर ये मामला ठीक नहीं होंगे, क्योंकि 7 मिलियन लोग एनवायरनमेंट की ख़राबी की वजह से दुनिया में मरते हैं सालाना, जिसमें लंग और हार्ट की डिजीज़ शामिल है। तो इसके लिए बहुत सीरियस सोचने इसके लिए यकीनी तौर पर राव साहब बड़ी संजीदगी, अगर काबिल अमल है तो उसको कर दें, काबिल अमल और कर भी दें। और फिर ये हम देख रहे हैं कि हर साल जो है ये बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। तो हमें ये ख़तरा अब से महसूस करते हैं कि अगले साल ये मज़ीद ख़तरनाक हो जाएगा, और फिर उससे अगले साल मज़ीद जाएगा, क्योंकि इक़दाम जैसे आप दोनों ने कहा कि कोई हो नहीं रहे। अच्छा, ये बताइएगा साकिब रशीद साहब कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी COP 29 में खिताब किया है। किन अहम अमूर के हवाले से उन्होंने खिताब किया, और क्या जो है इस हवाले से अदालतों में हो सकता है या वहाँ पर किया जा सकता है अदालती मामलात के हवाले से, तो उसके हवाले से क्या कहा गया? जी, जब ये पाकिस्तान का वफद जा रहा था तो उसमें भी जो वजारत माहौलियाती तब्दीली है उनकी जानिब से बताया गया था कि कुछ जजेस भी हमारे साथ होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जज, जो जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मंसूर अली शाह, वो जो है वो COP 29 में मौजूद थे, और वहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने खिताब भी किया। इस हवाले से कुछ जजमेंट्स भी वो दे चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। जो केसेस हैं ख़ास तौर पर उन के हवाले से वो जो माहौलियाती तब्दीली के उन पर उनकी जजमेंट्स मौजूद हैं, और मुख्तलिफ जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो उसमें भी जाते रहते हैं। इसमें इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, इन्होंने कहा कि जो माहौलियाती साइंस है वो हमारी अदालतें उस हवाले से मुकम्मल तौर पर नाबल्द हैं, और मुस्तकबिल में कानून साजी माहौलियाती साइंस पर होगी कि इस वक्त को जो माहौलियाती तब्दीली के हवाले से जो चैलेंजेस का सामना है, उस हवाले से जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसके हवाले से हमारे जजेस या अदालतें उनको इतना जो है वो इल्म नहीं है, क्योंकि ये एक इस दौर का इशू है। तो इस हवाले से इस पर काबू पाने के लिए हमें कुछ इक़दाम भी करने पड़ेंगे। फिर उन्होंने फ़ंड्स के हवाले से भी बात की, और ये भी बात की कि जो माहौलियाती तब्दीली के हवाले से जो फ़ंड्स आ रहे हैं यहाँ पे भी उन के जो शफाफियत जो है वो उस पर खर्च करने के दौरान जो है वो शफाफियत पर अदालतों को, पाकिस्तानी अदालतों को यहाँ पर जो है वो नज़र जो है रखनी चाहिए। ये मुख्तलिफ उन्होंने एस्पेक्ट्स जो है वो इसमें बताए हैं वहाँ पर अपने खिताब के दौरान। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो स्मोक का जो मामला है, आज तो चलें वहाँ पे बेहतर मौसम है, 2 दिन पहले मैं भी लाहौर में था, तो वहाँ से आते हुए रात को
पूरे पंजाब में तकरीबन बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल थी। मेरा ख्याल है बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि अगर इस पर काबू पाने के हवाले से कोई मरबूत किस्म की पॉलिसी ना बनाई गई तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में इससे भी बड़े चैलेंजेस का सामना हमें हो सकता है। आप ये खतरनाक सूरत हाल की बात करते हैं, हमें ज़्यादा खतरा इस बात का है कि संजीदगी भी नहीं है हुकूमत की उस तरह, ये हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक बात है। नजम साकिब साहब, आज के सवाल। शुक्रिया ज़ौक। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, ऑनरेबल वज़ीर ख़ज़ाना ने फरमाया है कि टैक्सों की तादाद बढ़ाने की बजाय टैक्स नेट में इजाफ़ा किया जाए। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अरसा हो गया सुनते हुए। ज़रूरी सवाल ये है कि आपको अगर पता है कि टैक्स नेट में इजाफ़ा करना चाहिए तो ये कर क्यों नहीं लेते? देर किस चीज़ की है? आज का गैर ज़रूरी सवाल, आपने ऐलान किया है कि अगर अगले बरस चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया यहाँ नहीं आया तो हम इंडिया से कभी नहीं खेलेंगे। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि ये जो बयान आपने दिया है ये सियासी है कि इंतज़ामी है? राइट, हमारे नाजरीन जो है इस हवाले से अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।